प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एमजेड खान से आचार्य भूगोल राजकीय कला महाविद्यालय कोटा बीए पार्ट थर्ड भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र के कोटा विश्वविद्यालय कोटा के पाठ्यक्रम अनुसार, जैसा मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको कहा था कि अगले लेक्चर में हम हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार जो टॉपिक है भारत दक्षिणी पूर्वी तथा दक्षिणी एशिया के संदर्भ में इस पर बात करेंगे। एक ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसा हमने पिछले टॉपिक में या पिछले वीडियो लेक्चर में बात की थी कि भारत की स्थिति और इसका आकार किस प्रकार का है, तो जैसा मैंने पहले भी बताया था कि भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अपने प्राकृतिक स्थिति की बात करें हम या संसाधनों की दृष्टि से बात करें या उसकी आकार की बात करें, हर दृष्टि से इसकी, चाहे हम स्थलीय सीमा की बात करें या समुद्री या जलीय सीमा कहें उसे हम, उसके अनुरूप इसकी बहुत हमारे जो पास के जो क्षेत्र हैं उसके संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है हमारे देश की। जहाँ तक बात है कि हमारे जो दक्षिणी पूर्वी तथा दक्षिणी एशिया के संदर्भ में देश का जो स्थिति है वो अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि जिन देशों को हम इसमें सम्मिलित कर सकते हैं वो हैं म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंपूचिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपाइन आदि जो ये महत्वपूर्ण देश हैं, इन्हें हम मुख्य रूप से दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों के अंतर्गत हम इनको रखते हैं। अराकान योमा जो पर्वतमाला है भारत को, ये पर्वतमाला अराकान योमा पर्वतमाला भारत को म्यांमार से अलग करती है। इसी तरह से प्राचीन काल से ही भारत का इन देशों के साथ बहुत महत्वपूर्ण संबंध रहे हैं। जैसे हमारी प्राचीन परंपरा रही है उसके अनुसार हमारे देश की जो है वो काफ़ी प्राचीन काल से ये परंपरा है कि हम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखते हैं, और उसी का ही परिणाम है कि ये जो दक्षिणी पूर्वी एशिया के जिन देशों का मैंने नाम बताया, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे सिंगापुर हो, चाहे थाईलैंड हो, लाओस हो, कंपूचिया हो, वियतनाम हो या मलेशिया हो या इंडोनेशिया और फिलीपाइन हो, इन देशों के साथ हमारे बहुत अच्छे महत्वपूर्ण संबंध हैं, प्राचीन काल से हैं और वर्तमान में भी इन देशों के साथ हमारे बहुत अच्छे महत्वपूर्ण संबंध रहे हैं और वर्तमान में भी हैं। भारत और इन देशों के मध्य जो महत्वपूर्ण संबंध हैं उनमें जिन कारकों का योगदान है या जिन रूपों में हम इनके साथ अच्छे संबंधों के साथ जुड़े हैं वो उसमें सभी प्रकार के कारक सम्मिलित हैं। चाहे हम भौतिक तत्वों की बात करें या राजनीतिक संबंधों की बात करें या सामाजिक और आर्थिक समानताओं की बात करें, तो ये सब हमारे बीच में लगभग एक समान रूप से पाई जाती हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि भारत और इन देशों के मध्य अनेक भौतिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समानताएं हमें मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं। भारत की ही तरह ही इन सभी देशों में मानसूनी जलवायु, क्योंकि हमारा देश मानसून पर पूरी तरह से निर्भर है, मानसूनी जलवायु के कारण ही हमारी कृषि महत्वपूर्ण स्थान रखती है, मानसून पर बहुत अधिक निर्भर है। तो वही बात हम इन देशों के बारे में भी कह सकते हैं कि भारत की तरह ही इन सभी देशों में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, जो कि एक महत्वपूर्ण आधार है इन सभी देशों का। और मानसूनी वर्षा जो है उपजाऊ मिट्टी होने के कारण इन देशों में मानसूनी वर्षा के कारण यहाँ पर इन सभी देशों में चावल की गहन कृषि की जाती है। तो
उपजाऊ मिट्टी है, दूसरे मानसूनी वर्षा होती है, तो इस कारण यहाँ पर इन देशों में हमें चावल की गहन निर्वहन कृषि भी कह सकते हैं हम, वहाँ पर देखने को मिलती है। दक्षिणी एशिया एक सुनिश्चित भौगोलिक इकाई है और इसमें भारत सहित पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल तथा भूटान को हम मुख्य रूप से सम्मिलित करते हैं। तो ये दक्षिणी एशिया की स्थिति है, जिसमें मुख्य रूप से हम भारत के साथ जिन देशों को हम दक्षिणी एशिया के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं उनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान मुख्य रूप से इनको हम सम्मिलित करते हैं। समुद्र पार अगर सबसे निकटतम पड़ोसी की बात करें हम, जहाँ बीच में समुद्र आता है और उससे सबसे निकटतम जो पड़ोसी है हमारा, अगर हम दक्षिणी एशिया के संदर्भ में बात करें तो हमारा सबसे निकटतम समुद्री जो पड़ोसी है वो श्रीलंका है। और अगर हम भारत में प्रवाहित होने वाली जो महान नदियां हैं उनकी बात करें तो ये जो महान नदियां हैं ये पाकिस्तान तथा बांग्लादेश को एक तरह से जीवन प्रदान करती हैं ये। और सिंधु नदी जो है भारत में प्रभावित होने के पश्चात पाकिस्तान के उपजाऊ मैदान का निर्माण भी करती है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सिंधु नदी पाकिस्तान के लिए वरदान है, जो हमारे देश से गुजरती है और फिर पाकिस्तान में प्रवेश करती है और वहाँ पर उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है। और कराची के निकट ये बाद में अरब सागर में गिरने से पहले बहुत बड़ा एक डेल्टा भी बनाती है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण पाकिस्तान का क्षेत्र है। पूर्व की ओर गंगा तथा ब्रह्मपुत्र जो नदियाँ हैं वो मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं और बहुत उपजाऊ क्षेत्र है ये डेल्टा जो है। इससे बहुत अधिक कृषि संबंधी हमें लाभ प्राप्त होता है, लोगों को रोज़गार की प्राप्ति होती है, लोगों को खाद्यान्नों की प्राप्ति होती है। तो ये एक सबसे बड़ा डेल्टा भी है और बहुत महत्वपूर्ण, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा होने के साथ ही बहुत महत्वपूर्ण डेल्टा है। ये डेल्टा जो है भारत के पश्चिम बंगाल राज्य तथा बांग्लादेश में, अगर इसके विस्तार की हम बात करें तो ये भारत के पश्चिम बंगाल राज्य और बांग्लादेश में इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है, या वहाँ पर ये फैला हुआ है। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश मिलकर एक बहुत बड़े भूभाग का निर्माण करते हैं, जिसे हम भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा भी देते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि भौगोलिक अगर दृष्टिकोण से हम देखें तो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जो हैं ये एक बहुत बड़े भूभाग का निर्माण करते हैं और इसी कारण इसे महाद्वीपीय स्थिति इन स्थानों की होने के कारण इन्हें हम भारतीय उपमहाद्वीप के नाम की भी संज्ञा इनको हम देते हैं। इस समस्त उपमहाद्वीप में उष्ण मानसूनी जलवायु पाई जाती है, जो इसे एक रूपता प्रदान करती है। तो ये जैसा मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर जो है वो हमें मानसूनी जलवायु देखने को मिलती है इस पूरे क्षेत्र में। तो ये मानसूनी जलवायु सभी जगह होने के कारण ये एक रूपता भी प्रदान करती है। जहाँ तक हमारे पड़ोसी देशों की बात है तो जैसा हमने देखा कि दक्षिणी पूर्वी एशिया में तो मुख्य रूप से म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंपूचिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपाइन आदि देशों को हम सम्मिलित करते हैं। इसी प्रकार से हम दूसरी ओर अगर देखें तो दक्षिणी एशिया की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर हमें एक सुनिश्चित भौगोलिक इकाई के रूप में हमें भारत सहित पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान की स्थिति देखने को मिलती है। और अगर हम जैसा मैंने पहले भी कहा कि समुद्री सीमा की बात करें, समुद्र से दूरी के जो निकटस्थ या निकटतम जो हमारा पड़ोसी है अगर उसकी हम बात करें तो ये तो स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं जो जिन देशों की हमने बात की। लेकिन अगर समुद्री सीमा के निकटस्थ अगर हम अपने देश के पड़ोसियों की बात करें तो उसमें जैसा मैंने कहा है कि सबसे नज़दीक का जो देश है वो श्रीलंका है और दूसरे नंबर पर हम एक तरह से कह सकते हैं कि इंडोनेशिया है, जो जिसका दूसरा स्थान है, जो हमारे बिल्कुल पड़ोसी है और बिल्कुल निकट हमारे स्थित है। इसी तरह से जहाँ तक इसकी भौगोलिक स्थिति की बात है तो ये एक इकाई के रूप में है जहाँ पर हमें भौतिक
समानताएं भी देखने को मिलती हैं, हमें राजनीतिक समानताएं भी देखने को मिलती हैं, सामाजिक और आर्थिक एकरूपता भी हमें देखने को मिलती है। तो एक ये हमारे देश की ये दक्षिणी पूर्वी तथा दक्षिणी एशिया के संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। और हमारा देश के इन समस्त देशों के साथ अधिकांश रूप से, जैसा पूर्व में भी बताया गया कि प्राचीन काल से ही एक तरह से, क्योंकि ये हमारे निकट पड़ोसी हैं और हमारी जो परंपरा रही है उसके अनुसार हमारे इन सभी देशों के साथ प्राचीन काल से ही मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और वर्तमान में भी इनके साथ हमारा व्यापार भी होता है, इसके साथ संबंध भी है हमारे। हम इनके साथ कई तरह की संधियों से भी बने हुए हैं, इनके एक दूसरे से मदद भी होती है, तो ये महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं। तो अब ये कहा जा सकता है कि भारत की जो स्थिति है वो दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी एशिया के संदर्भ में एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है हमारे देश की इस रूप में। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।